कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 समय यान। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए और बात करें इस चीज से पाठ के बारे में क्या पता चलता है। दूसरा है, क्या हम भविष्य को देख सकते हैं? कैसे? चलिए जानते हैं। गांव, शहर, देश विदेश की यात्रा तो सब करते हैं, लेकिन क्या समय की यात्रा संभव है? यह पाठ समय यात्रा की कल्पना पर ही आधारित है। प्रोफेसर यासीन समय यान को लेकर इतने रोमांचित हैं कि स्वप्न में 2500 ईसा पूर्व की दुनिया की यात्रा भी कर आए। लेकिन भविष्य की दुनिया का जो हाल उन्होंने देखा, उसे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि वर्तमान की जरूरत तो कुछ और ही है। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। कंप्यूटरीकृत हालनुमा प्रयोगशाला के कोने में दो जोड़ी आंखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई थी। उस पर सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगी ग्लोब नुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। लगभग 8 फीट व्यास का वह सतरंगा ग्लोब अपने गर्भ में अनंत संभावनाएं छिपाए हुए था। उन्हीं संभावनाओं की तह तक पहुंचने में व्यस्त था सुपर कंप्यूटर। आकाश की तरह शांत वे दो जोड़ी आंखें परिणाम की प्रतीक्षा में थी। अबाध गति से धड़कते हृदय और अनियंत्रित गति से चलती सांसें भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में समर्थ न हो सकी थी। देखा विजय, हम जीत गए। अगले क्षण ही प्रोफेसर यासीन ने हाल की निस्तब्धता तार तार कर दी। समय की अबाध गति पर हमारे समय यान ने विजय हासिल कर ली। अब हम सबकी सीमा को चीरकर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। आपका यह आविष्कार निसंदेह मानव कल्याण में उपयोगी सिद्ध होगा। प्रोफेसर के सहायक विजय ने भी अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना उचित न समझा। धन्यवाद विजय, पर यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर का योगदान है। यह तो आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं क्या और मेरा। विजय अपने आप ही हंस पड़ा। एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। एक ऐसी यात्रा जो वर्तमान से भविष्य की ओर चल जाती थी, एक खूबसूरत कल्पना जो हकीकत में बदलने जा रही थी और जुड़ने वाला था मानवीय उपलब्धियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय। चलिए आगे है। वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार की स्वनिर्मित पोशाक ली थी। अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे जो किसी नवीन ग्रह की खोज में अनंत आकाशगंगा में प्रवेश करने वाला हो। जो किसी नवीन ग्रह की खोज में अनंत आकाशगंगा में प्रवेश करने वाला हो। 8 फुटे सतरंगी समय यान में जैसे ही प्रोफेसर ने कदम रखा, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया। आहिस्ता से समययान धरती से आधा फीट की ऊंचाई पर उठा। उसका सतरंगा आवरण तेजी से घूमने लगा। सतरंगी पट्टियां धीरे धीरे मिलकर सफेद हुई और फिर अदृश्य, पर अंदर सब कुछ स्थिर था। घूम रहा था तो सिर्फ समय चक्र बड़ी तेजी से आगे की ओर 2000 से 2050, 21 से 23 से। कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित समय चक्र 2500 ईस्वी पर पहुंचकर थम गया। प्रोफेसर ने
कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। शाम के 5:25 यानी कि मात्र 10 सेकंड में ही 1900 से 2500 की यात्रा संपन्न। अनायासी के चेहरे पर मुस्कान की रेखाएं उभर आई। उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ चले। पर यह क्या? समययान के बाहर का दृश्य देखते ही वे बिल्कुल अवाक रह गए। मुस्कान की रेखाओं की जगह चेहरे पर बल पड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर से रेत की रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत, आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती रेत ही रेत नजर आती। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास कभी कहीं कोई नामो निशान तक नहीं। सूरज की असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से एक एक क्षण उन्हें भारी लगने लगा। उन्हें लगा कि जैसे वे पृथ्वी पर ना होकर चंद्रमा या फिर सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह पर आ पहुंचे हो, जहां दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं। फेस मास्क पहनने के बाद भी अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नजरों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित शहर के व्यस्तम इलाके करोल बाग में रहने वाले प्रोफेसर यासीन निसंदेह आज भी करोल बाग में ही खड़े थे। पर यह करोल बाग 1900 का न होकर 2500 ईस्वी का था और इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। जीवन के समस्त लक्षणों से रहित धरती अपनी बर्बादी की तस्वीर चलचित्र के समान बयां कर रही थी। पर इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है, प्रकृति या स्वयं मनुष्य? इस सवाल का जवाब खोज पाने में पूर्णतः अक्षम थे प्रोफेसर यासीन। अचानक उन्हें चमकती हुई चीज आई। वह वस्तु उड़न तश्तरी की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। आशा और जीवन की मिलीजुली छोटी सी किरण ने प्रोफेसर को उत्साह वापस ला दिया। वे तेजी से उस स्थान की ओर चल पड़े। अपने वंशजों से मिलने की उत्सुकता ने उनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया और क्षण प्रतिक्षण उनके पैरों की गति बढ़ती चली गई। उम्र के इस ढलवा मोड़ पर वे जितनी तेज उड़े उतनी तेज तो शायद वे कभी अपनी युवावस्था में भी न दौड़े होंगे। लक्ष्य पर टिकी निगाहें अचानक बीच में उभर आई। पारदर्शी कांच की दीवारें देख नहीं पाई और प्रोफेसर उससे टकरा गए। अत्यधिक श्रम से थक गए, उनका शरीर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि धरती की वह सतह जिस पर वह गिरे हैं किसी धातु की बनी है। अचानक एम्बुलेंस जैसी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। प्रोफेसर यासीन जब तक कुछ समझते कांच के पारदर्शी केबिन में घिर चुके थे। सूर्य की तपन के कारण बाहर लपटे सी उठती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्हीं लपटों के बीच दूर खड़ा था समययान, जिसे प्रोफेसर बेबस निगाहों से देखे जा रहे थे। तभी केबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा। प्रोफेसर यासीन भी उस लाली में ऐसे समाये कि वे स्वयं ही लाल हो गए। वह लाली जब छटी तो उन्हें स्वयं को एक जेलनुमा पिंजरे के अंदर पाया। सहसा पिंजरे के बाहर एक आदमकद रोबो प्रकट हुआ। उसने प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। लाल प्रकाश की एक तेज धार प्रोफेसर पर पड़ी और वे पुनः किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए। क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? अगले दृश्य जगत में पहुंचते ही प्रोफेसर यासीन जीवित व्यक्तियों को देखकर जोर से चीखे। उन्होंने अपना मास्क पहले ही उतार लिया था। देखने में वह स्थान न्यायालय के समान ही प्रतीत हो रहा था। सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज, अगल बगल वकील, पीछे दर्शक और मुलजिम के कटघरे में खड़े स्वयं प्रोफेसर यासीन। क्या देखकर प्रोफेसर हैरान थे।
कि वहां मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। उनके बाल भूरे तथा आंखें नीली थी। यह बदलाव शायद वातावरणीय परिवर्तन का ही परिणाम था। कौन मेहमान? प्रोफेसर यासीन, कहते हुए वकील व्यंग्य पूर्वक मुस्कुराया। वकील के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गए। वे अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए बोले, मैं और कौन? आप? वकील अभी भी मुस्कुरा रहा था। वकील को मुस्कुराता देखकर प्रोफेसर चिड़ी गए। मैं आपके पूर्वज की हैसियत से सन 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया हूं, तो क्या मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? वकील गरज उठा। आप लोगों ने तो वर्षों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। आज हम लोग उन्हीं कब्र में जीने के लिए मजबूर हैं। क्या यही आपकी दोस्ती का तोहफा? मैं कुछ समझा नहीं। इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं वह जमीन से 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है। वकील ने कहना शुरू किया। प्रदूषण, ऑक्सीजन और की कमी, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है। समुद्रों का जल स्तर बेहताशा बढ़ गया है। आंधी तूफान तो धरती की ऊपरी सतह पर मानो रोज की बात है। प्रोफेसर यासीन यथावत खड़े थे और वकील बोले जा रहा था। ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्षों के विनाश का परिणाम है। आज हम लोग न ज्यादा हंस सकते हैं और न ज्यादा बोल सकते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा हैं तो पर एक मशीन बनकर रह गए हैं और हमारी जिंदगी के जिम्मेदार आप हैं। आपके समकालीन लोग हैं। आप अपराधी हैं। अपराधी, आपको सजा मिलनी ही चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कहते कहते वकील का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। वह बुरी तरह हांफने लगा। निश्चित रूप से यह ऑक्सीजन की कमी का परिणाम था। यह देखकर स्वयं प्रोफेसर यासीन भी आश्चर्यचकित हुए, बिना न रह सके। मानवीय अधिकारों की रक्षा की है अदालत। मुलजिम को अपराधी मानते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। जज की गंभीर आवाज हॉल में गूंज उठी। प्रोफेसर कोई प्रतिवाद न कर सके, जैसे कि उन्हें बोलने की क्षमता ही समाप्त हो गई थी। उनका मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो गया और मन अपराध बोध से भर गया। जल्लाद रूपी रोबी के शरीर से निकली लाल किरणें ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया। अब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की समृद्ध कक्षा में घूमते हुए पाया, जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। शरीर के अणुओं परमाणु के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो वहां न अंतरिक्ष था न ब्लैक होल। वे अपनी प्रयोगशाला में आराम कुर्सी पर बैठे थे। उस कुर्सी पर बैठे बैठे वह सपना देख रहे थे। पास में ही समययान खड़ा था, लेकिन अपने आरंभिक चरण में था। सर समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है। आप आकर देख लीजिए। यह आवाज उनके सहायक विजय की थी। नहीं विजय, अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। कहते हुए प्रोफेसर यासीन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।